चलिए लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अ वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कोई प्रॉब्लम है अब तक के सेक्शंस में? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क. वी विल स्टार्ट अ न्यू. चलिए, तो आज ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है. वी विल नॉट रिवाइज. प्रीवियस क्लास का हम रिवाइज नहीं करने वाले हैं. हम डायरेक्ट प्रोविजन स्टार्ट करने वाले हैं आज का. देखिए, एक बार 173 मीटिंग था, कोरम था, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन था, 176 डिफेक्ट्स था, 177 ऑडिट कमेटी था, 178 नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी और एसआरसी 179 करने वाले हैं आज. ठीक है ना? तो वी विल स्टार्ट सेक्शन 179. चलिए, होपफुली आपने एक कॉपी बनाई होगी एज पर माय डायरेक्शंस और उसमें लिमिट्स मेंशन करी होगी, बट नोबडी हैड सेंट मी एनी पिक्चर. तो मैं तो ये मान रही हूँ सबने ही बना ली होगी. आगे आते हैं. देखिए 179 आज ही कंप्लीट कर लेंगे इसको. 179 180 दोनों आज कंप्लीट करेंगे हम. सेक्शन 179 इज पावर ऑफ द बोर्ड. अगर मैं इसको और स्पेसिफिक बोलूं तो दैट इज बेसिकली जनरल पावर ऑफ द बोर्ड. दैट इज बेसिकली जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड. एक स्पेसिफिक पावर होती है बोर्ड की और एक जनरल पावर होती है. तो 179 टॉक्स अबाउट जनरल पावर ऑफ द बोर्ड. और आपको याद होगा सेक्शन 170 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन याद है क्या? सर्कुलेशन वाला सेक्शन 175. जब हम सेक्शन 175 कर रहे थे तो उसमें 4 एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे आप, कि यहां पर 4 एक्सेप्शंस में कि जो सेक्शन 179 में जनरल पावर ऑफ द बोर्ड दे रखी है, उधर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चल सकता. मतलब अब जो आप पढ़ने वाले हो सेक्शन 179 में पावर्स ऑफ द बोर्ड, जनरल पावर ऑफ द बोर्ड, ये सर्कुलेशन के थ्रू आप, ये मैटर्स सर्कुलेशन के थ्रू आप डिस्कस नहीं कर सकते हो. द बोर्ड हैज टू डिस्कस दीज मैटर्स इन अ ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग. एक प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कन्वीन्ड होगी, उसी में ही ये मैटर्स डिस्कस होने वाले हैं. द बोर्ड विल नॉट डिस्कस दीज मैटर्स अंडर सेक्शन 175. ये क्लियर है सबको? चले आगे. ये लिंक समझ आ गया 175 से? कोई कुछ बोल रहा था क्या उस टाइम? हाँ जी. हैव यू कनेक्टेड दिस लिंक विद 175? कुछ समझ आया ये? यस मैम. यस मैम. ठीक है. तो पावर ऑफ द बोर्ड सेक्शन 179 क्या बोला है? फर्स्ट पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम पावर्स एज द कंपनी इज ऑथराइज्ड. ऑब्वियसली कंपनी थोड़ी काम करेगी है. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो इट एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर्स थ्रू बोर्ड. कंपनी सारे काम बोर्ड के थ्रू करती है. ये पहली बात थी. दूसरी बात है, बोर्ड शेल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर विच द कंपनी शेल एक्सरसाइज इन जीएम. मतलब जो कंपनी, मतलब एक कंपनी को जो पावर्स जनरल मीटिंग में डिस्कस करनी है, मतलब जो पावर्स, जो काम कंपनी जनरल मीटिंग में ही कर सकती है, वो बोर्ड नहीं करेगा. उसके लिए जनरल मीटिंग भी बुलानी पड़ेगी. बोर्ड मीटिंग से काम नहीं बैठेगा. समझ आ गया? पहला बोल रहा है कि ऐसी सारी, मतलब कंपनी के सारे काम बोर्ड करता है, लेकिन दूसरे पॉइंट में साफ क्लियर कर दिया कि जो पावर्स जनरल मीटिंग में एक्सरसाइज करती है कंपनी, जनरल मीटिंग बुला के ही करती है. आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि जीएम बुला के ही होंगे, वो बोर्ड नहीं कर पाएगा. अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, पावर्स ऑफ द बोर्ड. साफ साफ लिखा है टू बी एक्सरसाइज्ड एट अ ड्यूली कन्वीन्ड बीएम. बोर्ड मीटिंग करवाइए आप एज पर सेक्शन. वो नोटिस दीजिए 173 के अकॉर्डिंग, कोरम देखिए 174 के अकॉर्डिंग.
173 में ही आपने वो सब देखा है, कितने बोर्ड मीटिंग करवानी है, ऑडियो विजुअल मीन से हो सकती है, वो सारा प्रोसीजर। तो आप करवाइए बोर्ड मीटिंग एज पर सेक्शन 173। एज पर सेक्शन 173 पहले आप बोर्ड मीटिंग करवाइए, उसके बाद ही ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ड्यूली कन्वीन बोर्ड मीटिंग में हो सकता है, मतलब 175 नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन सी पावर्स है। पहला है टू कॉल अनपेड अमाउंट। अगर आपको अनपेड अमाउंट मंगाना है, कॉल करनी है, शेयर्स पे कॉल करनी है, तो आप कर सकते हो, बोर्ड मीटिंग बुलवाइए इसके लिए। ऑथराइजिंग बायबैक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलिए, ऑथराइजिंग बायबैक, सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट बायबैक ऑफ शेयर्स। आप इंटर में कर चुके हो। बायबैक बोर्ड ऑथराइज करता था 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व, और अगर 10% से ऊपर करना है आपको बायबैक, तो आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है और एसआर पास करवाना पड़ता है। ये वहां 68 का प्रोविजन था। तो अगर बोला है 10% तक बायबैक कर रहे हो, तो यू हैव टू कॉल अ ड्यूली कन्वीन बोर्ड मीटिंग। इशू सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी इशू करना है, बोर्ड मीटिंग बुलाओ। बोरो मनी, लोन लेना है। इन्वेस्ट फंड्स, फंड्स इन्वेस्ट करने हैं। ग्रांट, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, किसी को लोन देना है, गारंटी देनी है, सिक्योरिटी देनी है। अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट्स, ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करना है, बोर्ड मीटिंग बुलवाइए। डाइवर्सिफाई कंपनीज बिजनेस, बढ़ाना है कंपनी के बिजनेस को, मल्टीप्लाई करना है, बोर्ड मीटिंग करवाइए। अप्रूव अमालगमेशन मर्जर, अमालगमेशन और मर्जर्स को अप्रूव करना है, बोर्ड मीटिंग। अप्रूव टेक ओवर्स, सेम बोर्ड मीटिंग। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, बोर्ड मीटिंग। टू अपॉइंट रिमूव केएमपी, केएमपी का अपॉइंटमेंट, केएमपी का रिमूवल, बोर्ड मीटिंग करवाइए। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर, कंपनी के ऑडिटर को, इंटरनल ऑडिटर को या सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो इसके लिए भी आपको बुलानी पड़ेगी बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना। तो ये जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड है। इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है आगे, नोट्स रिगार्डिंग डी ई एंड एफ पॉइंट। डी पॉइंट मतलब बोरो करना, मनी बोरो करना, फंड्स इन्वेस्ट करना, और लोन, गारंटी, सिक्योरिटी देना। ये तीन काम है ना, लोन लेना, इन्वेस्ट करना, लोन गारंटी और सिक्योरिटी देना। ये तीनों काम आप डेलीगेट कर सकते हो। ये काम है ना बहुत ही रेगुलर, मतलब दिस काम इज, मतलब इसके लिए मुकेश अंबानी जी नहीं बैठेंगे, ये ना, ये ऐसा काम है जो आप डेलीगेट कर सकते हो। ये पावर बोर्ड की आप डेलीगेट कर सकते हो, अलाउड है। मतलब वैसे तो बैठते ही होंगे, पर ये बोला गया है कि ये काम अगर आपको लगता है कि ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करें, कोई और करे, तो आप इस पावर को भी डेलीगेट कर सकते हो। किसको? किसी को भी नहीं। किसको करना है? एनी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, आपकी ही डायरेक्टर्स की कमिटी। याद है वो ऑडिट कमिटी भी कई बार इंटर कॉर्पोरेट लोन चेक कर रही थी, तो आप कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, आपके कमिटी डायरेक्टर्स की कमिटी बना दीजिए, वो देख लेगी। मैनेजिंग डायरेक्टर देख लेगा, या फिर मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी देखेगा, या कोई बस बस यहीं तक ही है। प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ, ये नहीं है, ये हटा देना, वो हो चुका है ऊपर। तो बोला है कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स देख सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर देख सकता है, मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी देख सकता है। और अगर सेक्शन 8 कंपनीज है तो DEF सेक्शन 8 में सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अगर ये सेक्शन 8 कंपनीज की बात करें तो ये जो DEF पॉइंट्स हैं, बोरो करना मनी को, इन्वेस्ट करना फंड्स को, लोन गारंटी सिक्योरिटीज देना, ये काम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी हो जाएंगे इफ यू आर अ सेक्शन 8 कंपनीज। बाकी किसी को अलाउड नहीं है। सर्कुलेशन के थ्रू ये ए से लेकर के एम तक के पॉइंट्स हो ही नहीं सकते, ठीक है। एकदम डिफरेंस क्लियर रखना। सेक्शन 8 को अलाउड है, वो भी 3 काम केवल सर्कुलेशन के थ्रू, बाकी कोई भी। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर डी, शेल नॉट अप्लाई व्हेन बैंकिंग कंपनी बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंकिंग कंपनी, RBI, SBI। बोल रहे हैं ये मनी बोरो करने की पावर, ये वाला पॉइंट बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगता है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब इसका तो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम होता है, इसका तो नॉर्मल कोर्स ऑफ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है। तो इसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाओ, वो नेसेसरी नहीं है। तो बोला है पॉइंट नंबर डी, शेल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी टू बोरो मनी फ्रॉम अनदर बैंकिंग कंपनी, RBI। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
दिस वाज सेक्शन 179 जनरल पावर ऑफ द बोर्ड। ठीक है, एक लिस्ट याद रखिएगा, ड्यूली कन्वीन बोर्ड मीटिंग में ही हो सकते हैं। एंड 3 काम DEF, दैट मीन्स बोरो करना मनी, इन्वेस्ट करना फंड्स, लोन गारंटी सिक्योरिटी देना, ये 3 काम आप डेलीगेट कर सकते हो टू अ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, टू मैनेजिंग डायरेक्टर, टू मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। और सेक्शन 8 कंपनीज में DEF पॉइंट सर्कुलेशन से भी हो सकते हैं। ये पॉइंट्स से सारे आगे चलते हैं। सेक्शन 180 दैट इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड। बोर्ड की पावर पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 180। बहुत सारे केस लॉज है, मैं 2 ही कराऊंगी सेक्शन, क्योंकि इसके केस लॉज बहुत सारे। सेक्शन 180 है रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द बोर्ड। ढंग से समझना, 4 रेस्ट्रिक्शन है। देयर आर 4 रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड। ये 4 काम बोर्ड स्ट्रिक्टली मना है कि ये 4 काम आप बोर्ड मीटिंग में नहीं कर सकते हो। यू हैव टू कन्वीन अ जनरल मीटिंग फॉर दिस। आप जनरल मीटिंग बुलाइए और जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स से अप्रूव करवाइए इन 4 कामों को करने के लिए। क्या क्या काम है? पहला, सबसे पहली बात तो सेक्शन 180 डज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट पे नहीं लगता है। फॉलोइंग पावर्स में बी एक्सरसाइज्ड ओनली आफ्टर कंपनीज कंसेंट एंड आफ्टर पासिंग SR। ये जो 4 काम है, इसमें आपको क्या करना है? कंपनी की कंसेंट लेनी है। कंपनी की कंसेंट मतलब होता है मेंबर्स की कंसेंट, और वो भी कंसेंट कैसी? नॉट जस्ट OR, यू विल रिक्वायर SR, स्पेशल रेजोल्यूशन नीडेड है आपको। क्या काम है? पहला, टू सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ। 3 बातें बोल रहे हैं। टू सेल, लीज पे देना, या डिस्पोज ऑफ करना। 3 काम करें आपने, टू सेल, लीज और डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेच दी आपने, या लीज पे डाल दी, या फिर डिस्पोज ऑफ कर दी। होल या पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, you have sold out, या leased, you have disposed of whole or substantially whole of one or more undertaking of the company। ये काम करने हैं अगर आपको, तो SR पास करवाना पड़ेगा आपको। अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? अंडरटेकिंग का मतलब है in which investment exceeds 20% of its net worth as per audited balance sheet of preceding financial year। मतलब आपकी कंपनी की नेट वर्थ का 20% हिस्सा उसमें इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने एक अंडरटेकिंग में जिसमें 20% ऑफ योर नेटवर्थ इज बीइंग इन्वेस्टेड, तो वो अंडरटेकिंग मानी जाती है। या फिर ऐसी अंडरटेकिंग विच जनरेट्स 20% ऑफ द टोटल इनकम ड्यूरिंग, विच जनरेट्स मतलब जिससे हमें 20% की टोटल इनकम होती है। टोटल इनकम का 20% उस अंडरटेकिंग से होता है, उस पर्टिकुलर बिजनेस से होता है। फॉर एग्जाम्पल HUL, ITC, कुछ भी ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको इसके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसको मेजरली ये ब्यूटी रेंज जो होती है ना, इसमें बहुत कमाई है ना। तो HUL की टोटल इनकम का 30% इनकम ये वाली रेंज देती है इसको। और अगर आप इस अंडरटेकिंग को सोल्ड करोगे, लीज पे चढ़ाओगे या डिस्पोज ऑफ करोगे, तो यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ योर शेयर होल्डर्स बाय पासिंग SR। बोर्ड मीटिंग से तो काम ही नहीं चलेगा, SR और लगेगा, OR भी नहीं। तो SR करवाइए। तो क्या बोल रहे हैं? अगर आपने बेचा है या फिर लीज पे चढ़ाया है या फिर डिस्पोज ऑफ करा है, होल ऑफ द अंडरटेकिंग या सब्सटेंशियली होल ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अंडरटेकिंग का मतलब होता है ऐसी अंडरटेकिंग जिसमें कंपनी की नेटवर्थ का 20% इन्वेस्टेड है, या फिर कंपनी की टोटल इनकम का 20% इनकम उसी से जनरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ITC लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बहुत बड़ी FMCG कंपनी है ना। ITC को बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ITC के। मेजर इनकम होती है सिगरेट्स, मेजर इनकम है इसकी। ये 20-30% की तो बात ही नहीं है, मेजर बोल रही हूँ मैं, अराउंड 70-80 तक जाता है ये रेशो। तो ITC को सबसे मेजर अंडरटेकिंग है उसकी ये वाली। तो ये तो खैर ये तो बहुत ही बड़ी अंडरटेकिंग की बात हो गई। तो इसकी तो ये तो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउड नहीं है। हम तो बोल रहे हैं 20% तक भी अगर कोई जनरेट कराता है रेवेन्यू, तो दैट विल बी एन अंडरटेकिंग। और वो अंडरटेकिंग को अगर आप बेचते हो, लीज पे चढ़ाते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो, तो यू हैव टू टेक अ प्रायर परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट,
to invest the amount of compensation received on amalgamation, demerger, otherwise in trust securities. कंपनी में amalgamation हुआ है, कंपनी में demerger हुआ है, उस demerger और amalgamation में कुछ compensation मिला है ना, heavy compensation है, करोड़ों में compensation मिला है. उस compensation को अगर आपको invest करना है तो ये invest करने के लिए जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी. शेयर होल्डर से अप्रूवल लीजिए, आप उनके सामने रखो कि हम यहाँ चाहते हैं इन्वेस्ट करना. शेयर होल्डर्स अगर एसआर पास कर देते हैं तो फिर आप कर लेना, नहीं तो इन्वेस्ट करने के लिए मतलब आप नहीं कर सकते हो इन्वेस्ट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें कि बैठ करके यहाँ इन्वेस्ट कर दें, दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में, नॉट अलाउड. यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एसआर. अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करते हो तो अलाउड है. अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रस्ट एक्ट, उधर की सिक्योरिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज नो नीड ऑफ कंडक्टिंग अ जनरल मीटिंग एंड पासिंग एसआर. तो फिर बोर्ड मीटिंग इज इनफ, बोर्ड मीटिंग एक बहुत है. नेक्स्ट है थर्ड आ रहे हैं. टू बोरो मनी व्हेन money borrowed plus to be borrowed apart from temporary loans in ordinary course exceeds aggregate of paid up share capital plus free reserves. ये तो बहुत बार आपने एक्चुअली पता है ये वाले प्रोविजन आपको याद है कि आपने इंटर में पढ़े? डू यू रिमेम्बर दैट डायरेक्टर्स में Yes, ma'am. है ना? हाँ, वेरी गुड. ये आपने इंटर में अच्छे से पढ़ा हुआ है. डायरेक्टर में 179 180. आज हम इस पे केस लॉज डिस्कस करेंगे. ठीक है, मुझे भी अभी याद आया. चलो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं. ये क्या बोल रहे हैं? टू बोरो मनी व्हेन मनी बोरोड टू बी बोरोड अपार्ट फ्रॉम टेम्पररी लोन्स इन ऑर्डिनरी कोर्स एक्सीड एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. क्या बोल रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल देती हूँ. आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़, आपके फ्री रिजर्व्स हैं 50 करोड़. आपने लोन ऑलरेडी टेकन 70 करोड़. आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है 70 करोड़ का. ठीक है, अगर आपको आपकी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल से ज्यादा लोन लेना है, मतलब 150 करोड़ से अगर ज्यादा का लोन लेना है, नहीं, लोन ऑलरेडी टेकन प्लस लोन प्रपोज्ड टू बी टेकन. अब आपको लेना है, मान लो 100 करोड़ का लोन लेना है, तो ये एक्सीड हो गया, 170 हो जाता है टोटल, विच इज मोर देन 150 करोड़. तो आपको अगर ये एक्सेस जो लोन लेना है फ्रॉम पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो यू हैव टू पास एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको. पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा का लोन लेना है ना. लोन और लोन लेना की लिमिट क्या है? ऑलरेडी टेकन प्लस प्रपोज टू बी टेकन का टोटल देखा जाएगा. वो जो लोन लेने की बात कर रहे हैं उसमें पिछला भी जुड़ेगा. आई एम सॉरी. तो लोन ऑलरेडी टेकन प्लस प्रपोज टू बी टेकन इफ मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, द कंपनी हैज टू पास एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ठीक है ना, आगे चलते हैं. इस पे केस लो आए खूब सारे हैं, दुनिया भर के हैं, वही करने वाले हैं. फिर है टू रेमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर. आपने ना रेमिट मतलब छोड़ ही दिया. डायरेक्टर ने लोन ले रखा था, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मत दे यार, पेमेंट ही मत कर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर के किसी एक डायरेक्टर को फ्री कर दिया फ्रॉम इट्स डेट, या फिर टाइम दे रहे हो रीपेमेंट का, चल कोई बात नहीं, 6 महीने में था ना, अब 2 साल में दे देना. नहीं कर सकते हो आप. यू हैव टू पास एसआर. बिफोर डूइंग सो यू हैव टू पास एसआर इन जीएम, तो ही आप किसी डायरेक्टर को एक्स्ट्रा टाइम दोगे या फिर उसका लोन का डेट का रेमिटेंस करोगे. ठीक है ना, आगे है. और जब ये तो आपको पता ही होगा कि जब कंपनी में एसआर पास होता है तो एक फॉर्म जाता है MGT14 टू ROC. ये तो इंटर में भी हर जगह आपको लिखना है भाई. जब भी आपको ये पता है, आप शॉर्ट हो कि मेरे को एसआर पास करना है सर, तो एसआर का नाम आ जाए तो MGT14 का नाम डाल देना साथ में. और ROC को MGT14 भिजवाना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर. एसआर पास करने से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ROC को MGT14 फाइल करना ही पड़ता है. ठीक है, ये एड ऑन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट फॉर A to D बिकॉज सब में एसआर लग रहा है. स्पेसिफिक नोट्स फॉर पॉइंट नंबर 1 सुनना क्या है. पहला है the SR passed at GM may stipulate the conditions regarding the use, disposal or investment of the sale proceeds. ये बोल रहे हैं
जो फर्स्ट केस में आपने मेंबर्स से अप्रूवल ले ली टू सोल्ड आउट एन अंडरटेकिंग, टू डिस्पोज ऑफ एन अंडरटेकिंग, टू लीज आउट एन अंडरटेकिंग, तो अगर जो भी पैसा आया है ना सेल करने पे, जो भी पैसा आया है, तो आपको एसआर में ये भी लिखवाना पड़ेगा कि व्हाट आर द कंडीशंस, इस पैसे को हम किस तरीके से यूज करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, ये भी आपको मेंबर से पूछना पड़ेगा। मतलब मेंबर से केवल ये नहीं पूछना है कि हम इस अंडरटेकिंग को बेच दें, आपको साथ में ये भी पूछना पड़ेगा कि बेचने पे जो भी पैसा आएगा आप बता दीजिए उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरीके से यूज करें। ये भी आपको, मतलब आप मेंबर थोड़ी डिस्कस करेंगे यार, आप पूरी पॉलिसी बना के लेकर आओ, मेंबर को बताओ, मेंबर अगर अप्रूव कर देता है तो वेल एंड गुड। तो आपको सारी एक एक पिन पॉइंट डिटेल आप मेंबर के सामने रखिए, अप्रूव करा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर दूसरे प्लान के साथ आना। वेयर अ बायर और लेसी buys or takes it on lease of the undertaking in good faith, his title shall not be affected. बोला गया है कि कोई भी बायर है, कोई भी लेसी है जिसने आपकी इस अंडरटेकिंग को खरीदा है, अगर उसने गुड फेथ में खरीदा है, मतलब उसको नहीं पता था डिफेक्टिव टाइटल है या नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना, आपने पढ़ा हुआ है वैसे बहुत अच्छे से, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ना, देखो कंपनी को एसआर पास करना था, कंपनी ने एसआर पास ही नहीं करा, कंपनी ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया और इस अंडरटेकिंग को, कंपनी की एक अंडरटेकिंग को बेच दिया। दे सोल्ड आउट एन अंडरटेकिंग टू मिस्टर ए, है ना। मिस्टर ए को नहीं पता था कि इसने एसआर पास कराया या नहीं कराया, और इसने मिस्टर ए ने खरीद लिया। डॉन आया हमारे ग्रुप में, भाई डॉन कौन आ गया? हु इज डॉन? हु इज डॉन हेयर? हर्षित, तूने अपना नाम चेंज कर लिया क्या? डॉन रख लिया क्या? मैम मेरे को हर्षित से बहुत प्यार है। चलो ठीक है, एक बार वापस से फ्लो ब्रेक हो गया, सुनिए वापस से। कंपनी में बीआर एसआर पास होना था, बट बीआर पास कर दिया और वो अंडरटेकिंग बेच दी। एक जेन्युइन परचेजर था, उसने गुड फेथ में वो खरीद भी ली। अब बाद में पता लगा कि यार ये तो गलत तरीके से बेची गई अंडरटेकिंग है, क्या बायर से वापस ले लें? क्या बायर से वो अंडरटेकिंग वापस ले लोगे क्या, जेन्युइन बायर से? No, ma'am. पॉसिबल ही नहीं है। पढ़ा हुआ है ना आपने, नेम दैट कॉड नॉन हैबिट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, वही लग जाएगा यहाँ पे भी। जेन्युइन बायर है, यू उसका टाइटल इफेक्ट नहीं होगा अगर उसने गुड फेथ में खरीदा है तो, ठीक है, उससे आप नहीं ले सकते हो। कंपनी के ऊपर पेनल्टी प्रोविजंस लग जाएंगे, बट बायर से वो प्रॉपर्टी वापस नहीं आ सकती। तो ये पॉइंट नंबर 2 था। मैम हाँ जी, बोलो बोलो। मैम कंपनीज एक्ट में वो भी तो लिख रखा है ना कि जो मतलब जो आर्टिकल्स वगैरह में लिख रखा है वो सामने वाले को पता होना चाहिए, वो एक रूल हाँ था ना। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ तो मैम वो कंस्ट्रक्टिव नहीं, नोटिस एंड इंडोर्स हाँ तो मैम मैनेजमेंट। वो नहीं लगेगा क्या इधर? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा यहाँ पर। तो मैम उससे तो फिर अगर मैम बायर को तो मैम टाइटल छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं नहीं कि नहीं मैम नहीं बेटा, उसकी वो गलती नहीं है, बोल, उसने पढ़ा नहीं तो मैम फिर उसकी गलती मानी जाएगी ना। बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है तुषार ने, एकदम करेक्ट पकड़ा इसको कि मैम अगर वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगता था, इंडोर मैनेजमेंट लगता था। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आउटसाइडर प्रोटेक्टेड था, इंडोर मैनेजमेंट में, ओ सॉरी, इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर प्रोटेक्टेड था और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी प्रोटेक्टेड थी, वो भी याद होगा। तो इंडोर मैनेजमेंट वाली गलतियां ये तो आप बता रहे हो, आप उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो कि हमने तो एसआर पास कर लिया, अब वो थोड़ी देखने बैठेगा कि यार पास करा या नहीं करा, आप उसके सामने ये प्रेजेंट कर रहे हो कि वी हैव पास्ड एसआर। तो फिर उस केस ओके। में इंडोर मैनेजमेंट, हाँ वो दोनों नोटिस हैं, वो दो याद करो, याद आ जाएगा। हाँ मैम वो तो मैम फिर वो भी तो हो गया ना कि इसने MGT 14 फाइल करा नहीं करा, उसको चेक करना चाहिए था, नहीं वो भी तो इतना आ नहीं सकता है होता, ना मैम। इतना डिटेल नहीं होता, उसने बोल दिया कर लिया तो हमने मान लिया कर लिया, इतना ही है वहां पे भी, कि आप इंक्वायरी नहीं करते हो, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो, उसने हमें दिखाए डॉक्यूमेंट्स, हमने मान लिया उस सब चीजों को, बस इतना ही होता है वहां पे। यू कैनॉट इंक्वायर, यू कैनॉट इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इंडोर मैनेजमेंट के लिए हम लाइबल नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए, हम ये पूछते हैं आपने एसआर पास कर लिया, उसने बोला हाँ कर लिया, तो दैट्स इट। ठीक ओके है, मैम। इंडोर Yes, मैनेजमेंट में आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलती है पूरी पूरी।
हाँ ये मैम वही फिर बात तो कंपनी पे हैवी पेनल्टी लगती होगी ना इस केस में, बिल्कुल क्योंकि लगेगी, एमजीटी बिल्कुल 14 लगेगी। को उसने फाइल ही नहीं किया। एमजीटी 14 तो चलो वो नहीं, मैम तो इंटरनल जो मैनेजमेंट एसआर खराब। एसआर पास नहीं किया तो एमजीटी 14 भी फाइल नहीं होगा। हाँ वो भी, हाँ ऑब्वियसली। तो मैम ऐसा देखो, आपने प्रोविजंस खराब करे हैं। जीएम में पास होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी अंडरटेकिंग को बेच रहे हो और आपने जीएम कंडक्ट नहीं करी, आपने बीएम कंडक्ट करी है। इसकी पेनल्टीज है, प्रोसिक्यूशंस भी हैं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी प्रोसिक्यूटेड एज वेल। ठीक है, पर्टिकुलर इसकी नहीं है, जनरल में कवर होगा। ये सब जनरल में कवर होते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर के नहीं है, ये सब जनरल में आ जाएंगे। ओके मैम। चलो अब एक बार आगे इसको सी पॉइंट को खत्म करके फिर हम केस लॉस करेंगे। 42 हो चुके हैं, बट केस लॉस तो करने हैं आज। स्पेसिफिक नोट फॉर पॉइंट नंबर सी सुनिएगा। सी मतलब वो वाला कि व्हेन a company has to a company wants to take loan more than its paid up share capital and free reserves, so it has to pass SR. इसमें टेम्पररी लोन्स नहीं आते। अगर टेम्पररी लोन ले रहे हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ले सकते हो, तो फिर आप बीएम में ही ले सकते हो, उसके लिए जीएम बुलाने की जरूरत नहीं है। टेम्पररी लोन्स का मतलब क्या होता है? लोन पेबल ऑन डिमांड या फिर लोन पेबल विद इन 6 months ऑफ डेट ऑफ लोन। ऑन डिमांड पेमेंट वाले लोन या फिर 6 महीने के अंदर पेमेंट वाले लोन, वो अगर लेने हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ कंडक्टिंग अ जीएम, तो फिर बीएम ही काफी होती है। तो यहाँ पर जो लोन की बात करी है वो कौन से लोन से? परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, टेम्पररी नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन से। और जब आप एसआर पास करवाते हो तो एसआर में केवल ये पास नहीं करवाओगे कि आपको लेना था 170 करोड़ का लोन और आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है 150 करोड़, तो उसके लिए आप क्यों ये पास नहीं कराओगे कि देखो हमारी लिमिट से ज्यादा हो रहा है, क्या आप बता दीजिए हम लोन ले सकते हैं क्या? आपको साथ में ये भी पास करवाना पड़ेगा कि लोन लें तो कितना लेना है, लोन का अमाउंट भी अप्रूव करवाइए। ओन नॉट जस्ट एसआर, एसआर मस्ट स्पेसिफाई, शेल बोला हुआ है, एसआर शेल स्पेसिफाई द टोटल अमाउंट अप टू विच मनी में बी borrowed। ठीक है ना? एसआर में वो पैसा, वो भी अमाउंट बताना चाहिए कि आप बोल रहे हो हमें 170 करोड़ लेना है ना? तो मेंबर्स बोल रहे हैं कि आप देखो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से ऊपर 10 करोड़ ही ले सकते हो, तो मेंबर्स बोलते हैं 160 ही ले सकते हो, तो 160 ही ले पाओगे। तो दिस इज द लिमिट। जो एसआर में आपको लिमिट भी बतानी पास करवानी पड़ेगी कि कितना अमाउंट अलाउड। ये होते हैं 4 इन डेप्थ एनालिसिस है सेक्शन 180 का। 4 पॉइंट्स कौन से हैं? पहला पॉइंट है, चारों पॉइंट्स के लिए एसआर पास होगा और चारों पॉइंट्स में एसआर जैसे ही पास हो 30 दिन के अंदर एनजीटी 14 आरओसी को फाइल करो। पहला केस है you want to sold, you want to lease off, you want to dispose of, undertaking, one or more undertaking, substantially whole या whole of the undertaking, और अंडरटेकिंग का मतलब ये था, इसलिए लिए आपको एसआर चाहिए होगा। और एसआर में कंडीशन भी स्पेसिफाई करवाओगे कि वो जो पैसा आएगा बेचने पे, डिस्पोज ऑफ करने पे, तो उसको कहाँ यूज करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, और अगर कोई जेन्यून बाहर है तो उसका टाइटल इफेक्ट नहीं हो। फिर था कि आपने अमालगमेशन करा, डीमर्जर करा, उसमें जो पैसा आया उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इन्वेस्ट करने के लिए मेंबर से पूछिए। लेकिन अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, पूछने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट था लोन प्रपोज्ड, लोन ऑलरेडी टेकन प्लस प्रपोज टू बी टेकन। अगर ज्यादा हो रहा है पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से तो यू हैव टू पास एसआर, और एसआर में लिमिट भी स्पेसिफाई कराओगे कि कितना लोन लेना है। और लोन में टेम्पररी लोन्स नहीं आते हैं। टेम्पररी लोन का मतलब होता है लोन पेबल ऑन डिमांड और 6 महीने के अंदर आता है। चौथा है टू रेमिट टाइम, टू रेमिट, माफी कर दिया कि डायरेक्टर अब तेरे को डेट पे करने की जरूरत ही नहीं है, रेमिट नहीं कर सकते हो, रीपेमेंट का टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, किसी भी डायरेक्टर का डेट को रेमिट नहीं कर सकते हो और टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, करना है एसआर पास कर। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 180। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आपसे केस लॉ, आज 15 मिनट है अभी कर लेंगे हम स्टार्ट। बताइए, प्रॉब्लम पूछिए, केस लॉ स्टार्ट करते हैं।
चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या? सुनिएगा, लिख देती हूँ मैं, डिटेल्स तो लिखती हूँ। कंपनी है एक, उसकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें शेयर कैपिटल है 100 करोड़, रिजर्व्स इन सरप्लस है 300 करोड़, सिक्योर्ड लोन्स है, सिक्योर्ड लोन्स 150 करोड़, अनसिक्योर्ड लोन्स है 100 करोड़ एंड करंट लाइबिलिटीज है 70 करोड़। ठीक है, ये लिस्ट है। आगे है मिस्टर एक्स द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रोचेस द रॉयल बैंक, रॉयल बैंक के पास गया है फॉर अ सिक्योर्ड लोन ऑफ 600 करोड़। ठीक है ना, 600 करोड़ का लोन चाहिए टू फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट्स टू बी टेकन अप शॉर्टली। इसको न्यू प्रोजेक्ट्स है इसके पास, उसको फाइनेंसिंग का लोन लेने के लिए रॉयल बैंक के पास गया है। The bank seeks your advice whether it can grant a loan of 600 crores on the application of Mr. X. Mr. X के कहने पे क्या लोन दे दे बैंक 600 करोड़ का? एडवाइस रॉयल बैंक, बताइए। लिमिट्स में बात करना मुझसे कि मैम कितने का दे सकते हैं, कितने का नहीं दे सकते, उस अकॉर्डिंग बात करना, येस और नो आंसर मत देना। 600 करोड़ का लोन लेना है, मैनेजिंग डायरेक्टर गया है लोन लेने। मैम एक बार डेटा रिपीट कर दोगे? क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? 45L 45 में शॉर्ट टर्म लोन के नीचे क्या लिख रखा है? 150 करोड़ के नीचे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन है और अनसिक्योर्ड लोन है। 150 सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है 170, ओके 100 सॉरी। और अगर आप एसआर पास करवा रहे हैं तो मुझे बताना एसआर कितने का पास होना चाहिए। एटलीस्ट एसआर कितने अमाउंट का होना चाहिए? 600 करोड़ के लोन लेने के लिए एसआर, ऑब्वियसली एसआर पास होगा, आपने लगा ही लिया होगा हिसाब। एसआर पास कितने का होना चाहिए एटलीस्ट, ये भी बताना। मैम 520 का ऐसा। ठीक है, 80 अलाउड, 80 अलाउड। मैम 80 लिमिट के अंडर है ना, तो मैम 80 का तो दे देंगे मैम। लिमिट 520 कितनी है पहले ये बताओ, एवरीवन प्लीज रिप्लाई, लिमिट कितनी है मुझे आप। मैम पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के हाँ तो वो बराबर टोटल बता दो, अमाउंट बताओ, अमाउंट। मैम तुषार ने 400। बोला है 400, 400 करोड़ हो गया वो तो। बाकी लोग भी 400 में ही है। कोई और किसी और व्यू का है? मैं वो जो उसके अदर लोन है वो भी ऐड। ठीक है, 400 करोड़। ठीक है, लिमिट क्या है आपकी? लिमिट है आपकी 400 करोड़। ठीक है, आगे बोलो। अब मुझे बताओ लोन ऑलरेडी टेकन कितना है? मैम लोन 300 ऑलरेडी टेकन कितना है बेटा तुषार? 320। 320 है ऑलरेडी टेकन। अच्छा नहीं मैम, भाई, बाकी लोग रिप्लाई करें, लोन ऑलरेडी टेकन कितना है?
मैम 150 और वो अनसिक्योर्ड वाला, मतलब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अमाउंट दोनों बोल मिला दे के। बेटा, अमाउंट बोल दे, मैम टोटल 150 अमाउंट और बोल 100 250 दे। 250 बोल रहे हैं आप। व्हाट्स योर नेम? शेफाली। ठीक है, बाकी लोग लोन ऑलरेडी टेकन कितना है? मैम 250 आएगा ना। शुभम ने बोला है 250, साकार ने भी बोला है 250। अच्छा, तुषार आप क्या बोल रहे हैं? आपने 320 कैसे निकाल दिया? मैम वो 70 का एक और था ना नीचे। 70 का क्या था यार? थी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज है, टेम्पररी है वो, क्यों डाल रहे हो उसको? ओके मैम। टेम्पररी लोन्स लेने ही नहीं है। तो लोन ऑलरेडी टेकन होंगे आपके 250 करोड़, एकदम करेक्ट है भाई। लोन ऑलरेडी टेकन है 250 करोड़। ले कितना सकते हो? 400 तक तो ले ही सकते हो, मतलब 150 तो आप बिना लिमिट के ले सकते हो, बिना एसआर के। एसआर वैसार की कोई नीड नहीं है 150 तक तो। आपको लेना है 600, तो 600 में से 150 हटा दो। 450। 450 के लिए आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। एक्सेस, समझ आया ये पॉइंट? 450 के लिए आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। मैम मतलब जो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है वो 400 करोड़ है, हाँ और जी, 250 इतने हमने 250 हमारे पास ऑलरेडी टेकन लोन है, बिल्कुल। तो बचा हाँ हुआ जी, 150 हम लोग बिना एसआर पास करे ले सकते हैं। बिल्कुल ले और सकते हो, ओके मैम, आ है गया ना? समझ। लेकिन अब क्या होता है, ऐसे नहीं होता है कि है ना आपको 600 करोड़, अब आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि इस बैंक से तो हम 150 ले रहे हैं और दूसरे बैंक से हम 450 लेंगे, 450 ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या होता है, 600 की लिमिट, आपको 600 करोड़ का लेना है, जैसे इस क्वेश्चन में 600 करोड़ का लेना है, तो अब 600 करोड़ के लिए आपको एसआर नीडेड होगा। आप मैम ऐसे पूरा बोलोगे 600 कि के लिए पास कराना पड़ेगा ना वो हाँ, तो। पूरे के लिए होगा वो, तो फिर पूरे के लिए होगा, एक बार में वन शॉट आपको लेना पड़ता है। बिकॉज यू आर गिविंग अ प्रपोजल कि हम 600 करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं, तो आप अलग अलग बैंक से कर रहे हो, तो फिर तो ठीक है, 150 तक आपको अलाउड है, लेकिन 400 के लिए फिर आपको अलग से पास करवाना पड़ेगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता कंपनी में। एक ही लोन से एक बार में ट्रांजैक्शन होता है, 600 करोड़ वन शॉट लोन लेना चाह रहा है ये, तो ऑब्वियसली वो लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो आपको पूरे 600 के लिए एक एसआर पास करवाना। ठीक है ना? तो इस तरीके से लिखना है भाई। बाकी लोग, बहुत ही कम बच्चों ने रिप्लाई किया, ऐसा क्यों? मैम इसको जैसे ये केस लो आया तो इसको पूरा डिफाइन ऐसे ही करना पड़ेगा हमारे को कि शेयर कैपिटल बिल्कुल, रिजर्व सरप्लस बिल्कुल है। ऐसे ही रखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना। पहले आप सेक्शन कोड करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179, लोन 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड, और उसमें आप प्रोविजन एक्सप्लेन करें, फिर गिवन केस को रिलेट करें एंड फिर कंक्लूड करें। 3 स्टेप्स में आंसर होगा। ठीक है, 11:55 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ठीक है, बाकी का हम कल कंटिन्यू करते हैं। अभी तो इसके केस लॉस हैं थोड़े बहुत, हो सकता है मैं आपको होमवर्क शीट्स दे दूं। 2 मैं रेजोल्यूशन पास होंगे ना मैम शाम आज में? ये 179 और 180 वाला है ना, ये नोट्स में नहीं है ना, हमारे पास फिक्स नहीं है ना नहीं इसका। बेटा, ऑलरेडी पीडीएफ है आपके पास, पीडीएफ में है ये। हाँ मैम लेक्चर पीडीएफ में है, ओके ओके। 250 करोड़ 2 रेजोल्यूशन पास होंगे ना साकार? 2 रेजोल्यूशन कैसे? आप ये मत करो कि 150 तक डीएम पास होगा और उससे, नहीं 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 नहीं, ऑर्डिनरी तो कहीं पर भी नहीं है। ऑर्डी रेजोल्यूशन की कोई बात नहीं कर रखी है साकार, कहीं पर भी। जनरल मीटिंग में देखो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है जनरल मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी नहीं बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग में हम बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नाम ही कहाँ लिया जाता है, जनरल मीटिंग में, तो आपको कोई जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी की कहीं बात नहीं करी गई है। ये बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एलिजिबल टू टेक लोन अप टू पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। पेड अप और फ्री रिजर्व तक अगर लोन लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले लेंगे, उससे ऊपर लेना है तो एसआर पास होगा इन जीएम। ऑर्डिनरी की कहीं बात नहीं है। इज इट क्लियर साकार? मैडम इस क्वेश्चन में एसआर की लिमिट क्या होगी? 450 ना? नहीं नहीं, एसआर की लिमिट टोटल हो जाएगी ना आपको, आपका 600। एक्सीड, हाँ जी 600, पूरे 600 के लिए आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। ओके। एक ऑर्डिनरी और एक एसआर, 450 के लिए एसआर पास होगा ना बेटा? मैंने क्या बोला, एक्सीड बिल्कुल 450 कर रहा है, आपकी बात एकदम सही है कि
आपकी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है 400, 250 ऑलरेडी ले रखा है, तो आपको 600 चाहिए, तो आपको 450 के लिए एसआर पास होगा। लेकिन अलग अलग लोन थोड़ी ले रहे हैं। आप ये देखो ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारा रॉयल बैंक के साथ 600 करोड़ के लोन लेने के लिए। आप सीधी सी बात ये देखना, क्या ये एक्सीड कर रहा है अपनी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व को? तो बिल्कुल एक्सीड कर रहा है। तो यू हैव टू पास एसआर फॉर होल ऑफ द लोन, पूरे लोन के लिए एसआर पास। ठीक है, दो एक नहीं होगा इसमें, एक ही पर्टिकुलर बैंक से ट्रांजैक्शन है तो फिर एक ही रेजोल्यूशन पास होगा, ऐसा। हाँ जी, चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल with some case laws and new provision. Thank you.